नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2022 को जो आदेश दिया गया है, तो उस आदेश में से पैरा 44, 5, 6 और 9 को लागू किए जाने को लेकर ईपीएफओ द्वारा जो है वो 29 दिसंबर 2022 को सर्कुलर जारी कर दिया था। अब ईपीएफओ द्वारा 5 जनवरी 2023 को इस सर्कुलर में जो है वो कुछ बदलाव किए जाने के लिए एक और नया सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। तो उस सर्कुलर के बारे में जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जी हाँ, 5 जनवरी 2023 को ईपीएफओ द्वारा जो 29 दिसंबर 2022 को सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों को लेकर 5 जनवरी को एक नया सर्कुलर जो है वो फिर से जारी किया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो बदलाव किए गए हैं, तो इसको लेकर जो सर्कुलर आया है, तो उस सर्कुलर के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जी आज के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, तो उस सर्कुलर में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी आने वाले अपडेट है, तो उन अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। और जो भी हमारे पुराने सदस्य हैं जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि यह जो एक नया सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है, तो इसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके और सर्कुलर में क्या जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में भी पता चल सके। तो चलिए अभी ईपीएफओ द्वारा ये जो नया सर्कुलर जारी किया गया है, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी ईपीएफओ द्वारा 5 जनवरी 2022 को 2022 के दिसंबर महीने में जो सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसमें कुछ बदलाव को लेकर जो है वो नया सर्कुलर जारी कर दिया है। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह सर्कुलर जो है वो 5 जनवरी इसको ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। और इसमें सब्जेक्ट में यही लिखा है, इंस्ट्रक्शंस इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर obtained in para 44(9) read with para 44(5) and 6 of Honorable Supreme Court judgment dated 4th November 2022 in the matter of special leave petition number 8658-8659 of 2019। यह सर्कुलर जो है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी जोनल ऑफिसेस को और सभी आरपीएफसी ऑफिस इंचार्ज को और रीजनल ऑफिसेस को भेजा गया है। तो जी यहाँ पर इस सर्कुलर में कहा गया है, मैडम और सर, दिस रेफर टू दी हेड ऑफिस सर्कुलर नंबर पेंशन 2022 5487715149 डेटेड 29 दिसंबर 2022। तो जी हाँ, 29 दिसंबर 2022 को ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, तो उस सर्कुलर का नंबर रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है द अबाउट स्टेटेड सब्जेक्ट। तो जी हाँ, ऊपर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वो सर्कुलर का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर अभी यह जो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक नया सब्जेक्ट दिया गया है। तो उसमें कहा गया है, सब्जेक्ट पैरा 2 ऑफ पैरा 7 ऑफ द अबाउ मेंशन सर्कुलर मे बी रीड एज। तो जी हाँ, यहाँ पर 29 दिसंबर 2022 को जो सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पैरा 2 ऑफ पैरा 7 ऑफ द सर्कुलर मेंशन मे बी रीड एज। तो जी यहाँ पर ये जो पैरा 7 का पार्ट 2 है, तो उसे जो है वो इस तरह से रीड किया जा सकता है। तो यानी पैरा 7 में से ये जो 2 पार्ट है, तो उसे जो है वो करेक्ट किया गया है। तो वो करेक्ट यहाँ पर क्या है, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन विल कंटेन दी डिस्क्रिमिनेटर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन। तो जी यहाँ पर ये जो पैरा है, तो वो ऐसा बदल दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं जो ओरिजिनल सर्कुलर है, तो उसमें क्या ये जो पैरा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो डिफरेंस है, तो वो क्या है। तो जी आप ये जो 7 नंबर का पॉइंट 2 है, तो वो सर्कुलर में क्या कहा गया था, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर सर्कुलर में कहा गया, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन विल कंटेन द डिस्क्रिमिनेशन एज ऑर्डर्ड इन द अफोरसेड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो जी यहाँ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था
और उसकी जगह पर यहाँ पर ये जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसमें कहा गया है कंटेन द डिस्क्लेमर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन। तो जी यहाँ पर ये जो बदलाव है तो वो किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पैरा 11 जो है तो उसमें भी बदलाव किया गया है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पैरा 11 जो ओरिजिनल सर्कुलर 29 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था तो वो क्या है तो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो जी यहाँ पर ओरिजिनल सर्कुलर में ये जो पैरा नंबर 11 है तो वो है दिस डायरेक्शन आर इशूड इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 4 November 2022 of Honorable Supreme Court and notification of the Ministry of Labour and Employment for immediate implementation। तो जी यहाँ पर ये जो पैरा है तो इसमें कहा गया है दिस डायरेक्शन आर इशूड इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 4 November 2022 ऑफ द Honorable Supreme Court and notification of the Ministry of Labour and Employment for the immediate implementation। तो जी यहाँ पर जो 4 नवंबर 2022 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है तो उससे जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इमीडिएट इफेक्ट से जो है वो बताया गया था, ऐसा कहा गया। अभी इस पैरा में जो है वो बदलाव किया गया है, तो वो बदलाव किया हुआ पैरा क्या है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। दिस डायरेक्शन आर इशूड विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एज referred above and for implementation of the judgment dated 4th November 2022 of the Honorable Supreme Court of India। तो जी यहाँ पर ये जो बदलाव है तो वो इस तरह से किया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बदलाव किया हुआ प्यारा है तो वो क्या है। These directions are issued with reference to communication of Ministry of Labour and Employment as referred above and for implementation of the judgment dated 4th November 2022 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जी यहाँ पर ये जो बदलाव है तो वो इस तरह से किया गया है। इससे पहले सभी को अवगत है कि 29 दिसंबर 2022 को जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसमें कौन कौन से पैरा के तहत जो है वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को लाभ दिए जाने को लेकर कहा गया है, तो वो आपको सभी को अवगत है। तो जी यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है तो उसके जो पैरा 44, 5, 6 और पैरा 9 है तो उसको लेकर जो है वो ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो जी यहाँ पर आपको इसमें जो जो पॉइंट है तो वो अगर नहीं पता है तो मैं आपको ऑर्डर में दिए गए हैं तो उनको ही यहाँ पर सर्कुलर में मेंशन किया गया है, जो कि 44(5) जो पैरा है तो वो है द एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड प्रायर टू 1 सितंबर 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन अंडर पैरा 11 of 3 of the pre-amendment scheme have already exited from the membership thereof, they wouldn't be entitled to the benefit of this judgment। तो ये यहाँ पर 2014 के पहले जो एग्जिट हो चुके हैं उन्होंने जॉइंट ऑप्शन का जो विकल्प था वो नहीं चुना था, तो ऐसे सभी कर्मचारी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है तो उसके तहत जो है वो लाभान्वित नहीं होंगे, उनको उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया। अब इसी ऑर्डर में पैरा जो 44(6) है तो यहाँ पर उसमें कहा गया द एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड बिफोर 1 सितंबर 2014 अपॉन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर पैरा ऑफ 11 of 3 of the 1995 scheme shall be covered by the provision of the para 11 of 3 of the pension scheme as it stood prior to the amendment 2014। तो 2014 के पहले जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुना था तो वो कवर किए जाएंगे और उनको जो लाभ है वो मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पेंशन में रिवीजन हुआ था तो उससे पहले ही जो है वो आवेदन कर दिया था, जॉइंट ऑप्शन का विकल्प जो है वो चुन लिया था। अब यहाँ पर पैरा जो 44 है तो उसमें जो 9 नंबर का पॉइंट है तो वो भी यहाँ पर लागू किए जाने के लिए जो है वो कहा गया था। तो वो पैरा 44 of 9 जो है तो वो है वी एग्री विद द व्यू टेकन बाय द डिवीजन बेंच इन द केस ऑफ आरसी गुप्ता सो फार एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस टू पैरा 11 of 3 पेंशन स्कीम इज कंसर्न। The fund authorities shall implement the directive contained in the said judgment within a period of 8 weeks subject to our directions। तो जी यहाँ पर ये जो पैरा है तो उसमें ये कहा गया सब्जेक्ट टू अवर डायरेक्शन कंटेन अर्लियर इन दिस पैराग्राफ। तो जी यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है 44(5), 44(6) एंड 44(9) तो इन्हें लागू किए जाने को लेकर जो है वो
ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। अब इस यहाँ पर पैरा 44(5) जो है वो लागू करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, पर पैरा 44 जो है 44(4) जो है तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसे भी लागू किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों को लाभ मिल सके। द मेंबर ऑफ द स्कीम हु डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन एज contemplated in the provisions to para 11 of 3 of the pension scheme would be entitled to exercise option under para 11 of 4 the post amendment scheme. Their right to exercise option para before 1st September 2014 stand crystallized in the judgment of the court in the case of 2014, that is R.C. Gupta. The scheme it stood before 1st September 2014 did not provide for any cut-off date, and thus members shall be entitled to exercise option in terms of para 11 of the 4 of the scheme as it stands at present. Their exercise option shall be in the nature of joint option covering pre-amendment para 11 of 3 as also the amendment para 11 of 4 of the pension scheme. There was uncertainty as regard validity of the post-amendment scheme, which was questioned by the aforesaid judgment of the High Courts. Thus, all entitled to do so, but could not due to the interpretation of the cutoff date by the authorities, ought to be given a further chance to exercise their options. Time to exercise option under para 11 of 4 of this scheme under this circumstances shall be stand extended by a period of 4 months. We are giving this direction in the exercise of jurisdiction under the article 142 of the Constitution of India. तो जी यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है, तो उसे भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि the member of the scheme who did not exercise option as contemplated in the provisions to paragraph 11 of the 3 of the pension scheme would be entitled to exercise option para 11 of the 4 of the post amendment scheme. Their right of exercise option before 1st September 2014 shall stand crystallized in the judgment of the R.C. Gupta. The scheme is as stood before 1st September 2014 did not provide any cut-off date, and thus those members shall be entitled to exercise option in terms of para 11 of 4 of the scheme as is stand present. The exercise of the option shall be in the nature of joint options covering pre-amendment para 11 of 3 as also amendment para 11 of 4 of the pension scheme. There was uncertainty as regard validity of post-amendment scheme, which was questioned by the opposite judgment of the three high courts. Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to interpretation of the cut-off date by the authorities ought to be given a further chance to their options. Time to exercise option under para 11 of 4 of the scheme. These circumstances shall be extended by the further period of the 4 months. तो जी यहाँ पर ये भी पैरा जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। पैरा 44 और 4 जो है तो वो यहाँ पर लागू किए जाने से काफी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो बढ़ेगी। अब यहाँ पर ये जो प्यारा है तो वो मैंने आपको जो बता दिया है। अगर आप इसे फिर से पढ़ना चाहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है तो उसे डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल ऑर्डर कॉपी है जो 4 नवंबर 2022 को डिलीवर किया गया था तो उसे जो डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जो आज के इस वीडियो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू किए जाने को लेकर ये जो ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था और उसमें अभी जो बदलाव किए गए हैं तो उसके लिए जो नया सर्कुलर जारी किया गया है तो उस सर्कुलर में जो भी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं तो उसके बारे में जो है मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो जानकारी है तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। और यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 4 नवंबर 2022 का ऑर्डर, उसके बाद 29 दिसंबर 2022 का जो सर्कुलर है तो वो है और 5 जनवरी 2023 को ये जो एक और नया सर्कुलर कुछ बदलाव किए जाने को लेकर जो वो जारी किया गया है। तो इन सभी को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है
तो उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो एक और नया और फ्रेश अपडेट निकल कर आया था, तो उसी के बारे में जो इन्होंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी जरूर लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि इसकी जानकारी बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही अपडेट मुझे देना था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।